हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। सूक्ष्मजीवों की पहचान, गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण और ये कहाँ पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम सब भोजन करने से पहले अपने हाथ साफ करते हैं। हम रोज़ अपने दांत साफ करते हैं, नहाते हैं और अपने शरीर की पूरी सफाई रखते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने घर और घर के आसपास भी सफाई रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, ऐसा करने का क्या कारण है? हम इतनी साफ सफाई का ध्यान क्यों रखते हैं? ऐसा करने के पीछे एक खास कारण है और वो है सूक्ष्मजीव, जो हमारे चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो आइए जानते हैं ये सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म अर्थात बहुत छोटे आकार के। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें केवल आंखों से नहीं देख सकते। तो बच्चों, हमने क्या जाना? ऐसे जीव जिनको बिना यंत्र की सहायता के केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए इन्हें इनके गुणों, जैसे इनका आकार, इनकी पोषण विधि के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहला है बच्चों जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा है शैवाल या एल्गी, तीसरा है कवक या फंजाई और चौथा है प्रोटोजोआ। इनके अलावा एक अन्य वर्ग भी है जिसमें विषाणु या वायरस आते हैं। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। आइए अब इन्हें एक एक कर विस्तार से जानते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर होते हैं। ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। छड़ आकार के छड़नुमा जीवाणु, उदाहरण के लिए दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का आकार छड़नुमा होता है। नेक्स्ट है सांप जैसे दिखने वाले घुमावदार स्पाइरल जीवाणु, जैसे बोरेलिया जीवाणु, और गोल आकार के गोलाकार जीवाणु, जिन्हें कोकाई भी कहा जाता है, जैसे डिप्लोकोकस जीवाणु, जो बच्चों में निमोनिया बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है शैवाल या एल्गी। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अधिकांश शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए झील में पाया जाने वाला क्लेमाइडोमोनास, जो गोलाकार एवं एक कोशिकीय होता है, और तालाब में पाया जाने वाला स्पाइरोगायरा, जो कि आयताकार एवं बहुकोशिकीय होता है। अगला वर्ग है बच्चों कवक या फंजाई। कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है ईस्ट, जिसका बेकरी उत्पाद जैसे ब्रेड, केक आदि बनाने में उपयोग होता है। बहुकोशिकीय कवक के उदाहरण हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस और मशरूम। बच्चों, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद और काले धब्बों से ढक जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कवक है, जिसका नाम राइजोपस या ब्रेड मोल्ड है। ये भी बहुकोशिकीय होता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। बच्चों, मनुष्य में होने वाली मलेरिया बीमारी का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। अब आता है विषाणु या वायरस। बच्चों, आपको या आपके परिवार में कभी ना कभी किसी को सर्दी जुकाम या वायरल फीवर हो गया है, ऐसा आपने सुना होगा। इन रोगों के लिए उत्तरदायी है विषाणु। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात
ये केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पौधे या जंतु कोशिका में जनन करते हैं। ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं जैसे गोलाकार, कुंडलीदार, जटिल आदि, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। आइए बच्चों, अब जानते हैं विषाणु द्वारा होने वाले कुछ अन्य रोग। चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज। बच्चों, आइए अब जानते हैं ये सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये हमारे चारों ओर उपस्थित होते हैं। ये पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, चाहे फिर वो मिट्टी हो, पानी हो या ऐसी विषम जगह जहाँ अन्य जीव जंतुओं का मिलना कठिन होता है, जैसे ज़्यादा तापमान वाले गर्म पानी के चश्मे या शून्य से भी कम तापमान वाले बर्फीले स्थान। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु भाग 2। इससे पहले भाग 1 में हमने चर्चा की थी सूक्ष्मजीव, उनका वर्गीकरण और आवास के बारे में। भाग 2 में हम बात करेंगे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का योगदान, मित्रवत सूक्ष्मजीव कौन से हैं और वो किस प्रकार उपयोगी हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं तथा उनका हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि पाठ का नाम ही बता रहा है, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र अर्थात हमारे लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ शत्रु अर्थात हानिकारक होते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। ये हमारे लिए अनेक प्रकार से मदद करते हैं, जैसे कि दही एवं ब्रेड बनाने में, कई प्रकार के वाणिज्यिक उत्पाद बनाने में, औषधि या दवाइयाँ बनाने में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में तथा पर्यावरण के शुद्धिकरण में। तो आइए इन्हें एक एक कर विस्तार से जानें। दूध से दही बनाना। प्यारे बच्चों, आपने अपने घरों में देखा ही होगा, दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाया जाता है और सुबह तक बर्तन का पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा होने का कारण है बच्चों, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव, जिनमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रमुख है, जो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। रवा इडली एवं भटूरे बनाने के लिए भी दही का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दही में मौजूद जीवाणु किण्वन या फर्मेंटेशन द्वारा इडली, डोसा या भटूरे बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड एवं केक बनाना। इसके लिए ईस्ट नामक कवक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया भी गया है, गैस के बुलबुले ईस्ट वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। बेकिंग उद्योग में इस प्रकार ईस्ट के उपयोग द्वारा ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्मजीवों का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। इस प्रक्रिया में ईस्ट का उपयोग होता है, जो गेहूँ, जौ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। उपरोक्त परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसकी खोज 1857 में लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है बच्चों सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग। बच्चों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर द्वारा हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जैसी प्रतिजैविक औषधियाँ दी जाती हैं, जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
अतः ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है, जो मनुष्य सहित पौधों एवं जंतुओं के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। आइए अब जानते हैं वैक्सीन के बारे में। बच्चों, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को टीकाकरण के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए टीके जैसे कि BCG, हेपेटाइटिस बी, DTP, टाइफाइड आदि के टीके आयु के अनुसार लगाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को दवाई भी पिलाई जाती है। उदाहरण के लिए पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पोलियो नामक रोग से बचाने के लिए दी जाती हैं। अतः वैक्सीन एक ऐसा द्रव्य होता है जिसके उपयोग द्वारा मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को विभिन्न रोगों से बचाया जाता है। वैक्सीन या टीके का उत्पादन मृत या निष्क्रिय रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके किया जाता है। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आइए अब जानते हैं हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से कैसे रोगों से लड़ता है। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। इन्हीं तथ्यों के आधार पर वैक्सीन या टीके का निर्माण किया जाता है। अगला है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव मृत जीवों एवं पादप अवशेषों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण कर सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो देखा बच्चों, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। आइए अब जानें ये हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ये सूक्ष्म जीव रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं, जो विभिन्न माध्यमों द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। अतः सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। कुछ कीट एवं जंतु रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, जैसे मादा एनोफ्लीज मच्छर, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी एवं मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस के वाहक हैं। दूसरा उदाहरण है घरेलू मक्खी, जो कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, जिससे रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब वह मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण उस भोजन में हो जाता है, जिसको खाने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ अन्य रोग व उनके संचरण के तरीके सारणी में दर्शाए गए हैं, जैसे क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स इत्यादि। आइए अब जानें जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्म जीव। बहुत सारे सूक्ष्म जीव मनुष्य के अलावा दूसरे जीवों में भी बीमारी के कारण होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो मनुष्य तथा पशुओं दोनों में होता है। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। गाय के खुर एवं मुंह में होने वाला रोग वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है
पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। पौधों में रोग कारक सूक्ष्मजीव फसल की उपज में भारी कमी ला देते हैं। उदाहरण के लिए नींबू में होने वाला नींबू कैंकर, गेहूं में गेहूं की रस्ट, भिंडी में भिंडी की पीत आदि। अब बात करते हैं खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग की। बच्चों, कई बार बाहर का खाना खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उल्टियां होने लगती हैं। इसका कारण है खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। कभी कभी भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थ उत्पन्न कर खाद्य को विषाक्त कर देते हैं। ऐसे विषाक्त भोजन के कारण होने वाले रोग को खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करने से व्यक्ति अत्यधिक बीमार पड़ जाता है तथा कई बार मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों, ये थे मित्रवत एवं हानिकारक सूक्ष्मजीव। अब अपनी समझ के अनुसार और अपने अध्यापक की सहायता से दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु भाग 3 खाद्य परिरक्षण पर। इससे पहले भाग 2 में हमने चर्चा की थी सूक्ष्मजीवों से होने वाले लाभ तथा हानि और खाद्य विषाक्तन। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खाद्य परिरक्षक और भोजन को संदूषित होने से बचाने के सामान्य तरीके। आइए सबसे पहले देखते हैं खाद्य परिरक्षण। यह क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। बच्चों, आपने देखा होगा घर में पका हुआ भोजन हम अगले दिन उपयोग में नहीं ला सकते क्योंकि वह खराब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार खुले एवं नम स्थान पर रखी हुई ब्रेड पर कुछ दिन बाद आप काले, सफ़ेद या हरे रंग के धब्बे देख सकते हैं, जिससे ब्रेड खाने योग्य नहीं रहती अर्थात संदूषित हो जाती है। इसके अलावा आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हम घर में कुछ आम लाएं और उन्हें कई दिन तक ना खा पाएं तो वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो उनमें से दुर्गंध भी आने लगती है। बच्चों, आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये होता है खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण। लेकिन बच्चों, आम का अचार तो काफ़ी लंबे समय तक संदूषित नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा होता है खाद्य परिरक्षण के कारण। अचार बनाना और कुछ नहीं बल्कि खाद्य परिरक्षण का ही एक तरीका है। अतः खाद्य परिरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके भोजन को खराब होने से बचाया जाता है। आइए अब देखते हैं खाद्य परिरक्षक। ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। जैसे नमक, चीनी, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि। आइए अब जानते हैं खाद्य परिरक्षण के विभिन्न तरीके, जैसे गर्म एवं ठंडा कर परिरक्षण करना, साधारण नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल एवं सिरके द्वारा, रासायनिक उपायों से और पाश्चुरीकरण विधि द्वारा। आइए सबसे पहले जानते हैं गर्म एवं ठंडा कर परिरक्षण करना। यह तरीका हम रोजाना अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने घर में दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। दूध को उबाल देने पर उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में कम तापमान पर रखने पर उनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। अतः अधिक गर्मी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है तथा अधिक ठंडक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। इस प्रकार बच्चों, गर्म एवं ठंडा कर खाद्य परिरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों साधारण नमक द्वारा परिरक्षण। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं नींबू के परिरक्षण में भी किया जाता है। बच्चों,
नमक उपयोग करने का एक विशेष कारण है, वह है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के लिए नमी की आवश्यकता होती है और नमक खाद्य पदार्थों से नमी को सोखकर उनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, जिसके कारण ये पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते। आइए अब देखते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण। इस विधि द्वारा फल जैसे आंवला, सेब आदि के मुरब्बे बनाकर परिरक्षित किए जाते हैं। इसके अलावा जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण भी चीनी द्वारा किया जाता है। नमक की तरह ही चीनी के प्रयोग से भी खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। बच्चों, क्या आप जानते हैं तेल एवं सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, इसलिए तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। इसके अलावा सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण भी इसी विधि द्वारा होता है। आइए अब जानते हैं रासायनिक उपाय द्वारा खाद्य परिरक्षण, जिसमें हम खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए नमक, खाद्य तेल एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप अपने घरों में रोज देखते हैं, अचार, जिसमें नमक एवं खाद्य तेल का प्रयोग करके अचार को काफ़ी समय तक खराब होने से बचाया जाता है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड रसायनों का उपयोग जैम एवं स्क्वैश के परिरक्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण। बच्चों, आपने थैलियों में आने वाला दूध तो देखा ही होगा। यह दूध पाश्चुरीकृत होता है, अतः इसे बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं भंडारण एवं पैकिंग। इस विधि में खाद्य पदार्थों को वायु रहित डिब्बों तथा पैकेटों में सील कर लंबे समय तक भंडारित किया जाता है। लेकिन बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि चिप्स के पैकेट में तो हवा भरी हुई होती है। नहीं, ये हवा नहीं अपितु नाइट्रोजन गैस होती है। ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। उम्मीद है बच्चों, आपको खाद्य परिरक्षण की विभिन्न विधियों की जानकारी रोचक लगी होगी। अब अपनी समझ के अनुसार और अपने अध्यापक की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के भाग 4 नाइट्रोजन चक्र के बारे में। इससे पहले भाग 3 में हमने बात की थी खाद्य परिरक्षण पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इसका महत्व और नाइट्रोजन चक्र के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस है। यह नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। जैसे कि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन विद्यमान होती है और इन्हीं अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है। इसके अलावा नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए में भी उपस्थित होती है और नाइट्रोजन क्लोरोफिल एवं विटामिन्स में भी उपस्थित होती है। आइए अब जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल में इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होने के बावजूद पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, जबकि पौधे नाइट्रोजन के यौगिकों का उपयोग कर सकते हैं और ये यौगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा बनते हैं। अतः वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैविक तथा त्वरित विद्युत माध्यम द्वारा हो सकता है। आइए इन्हें एक एक कर जानें। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नीले हरे शैवाल जैसे नॉस्टॉक, अनाबेना आदि तथा जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसे नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। जीवाणु जैसे राइजोबियम लेग्यूम पौधों जैसे सेम और मटर की जड़ों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, जिससे नाइट्रोजन यौगिक जैसे अमोनियम, नाइट्रेट या नाइट्राइट का निर्माण होता है, जिसका उपयोग पौधे द्वारा कर लिया जाता है। बच्चों, राइजोबियम और लेग्यूम पौधों में सहजीवी संबंध होता है, अर्थात ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। जीवाणुओं द्वारा बनाए गए नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पौधे करते हैं और बदले में जीवाणुओं को कार्बोहाइड्रेट या भोजन प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग या स्थिरीकारक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें नाइट्रीफाइंग जीवाणु द्वारा नाइट्रेट्स में बदल दिया जाता है, जिसे पौधे उपयोग में लाते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अलावा कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बच्चों, आपने बरसात के समय गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश की चमकीली धारियां तो अवश्य देखी होंगी। इसे ही त्वरित कहा जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इस त्वरित से ऊर्जा प्राप्त करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तथा इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं, जो वर्षा के जल के साथ भूमि में चले जाते हैं, जिनको पौधे उपयोग कर सकते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वो कैसे? ऐसा संभव है नाइट्रोजन चक्र की वजह से। आइए जानते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न रासायनिक यौगिकों में परिवर्तन होने, उनका पौधों और पशुओं के द्वारा उपयोग होने और अंततः नाइट्रोजन का वातावरण में पुनः वापस पहुंच जाने का संपूर्ण प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया के साथ आरंभ होता है। बच्चों, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तथा इससे भी नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। इन नाइट्रोजन यौगिकों को पौधे जड़ तंत्र द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तथा पौधे इस नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं तथा पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक या कंपाउंड्स प्राप्त कर लेते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास नाइट्रोजनीय यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस प्रकार बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। आइए अब जानते हैं नाइट्रोजन चक्र में योगदान देने वाले कुछ सूक्ष्मजीव। नंबर 1, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर तथा नीले हरे शैवाल जैसे अनाबेना और नॉस्टॉक आदि द्वारा किया जाता है। नंबर 2, नाइट्रीकरण करने वाले कुछ जीवाणुओं के नाम हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस आदि। नंबर 3, अपशिष्ट का अपघटन मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु व फफूंद द्वारा होता है। नंबर 4, अनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास आदि। तो देखा बच्चों आपने, सूक्ष्म जीव किस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब
अपनी समझ के अनुसार और अपने अध्यापक की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें। थैंक यू।